आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे YouTube चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कफ के बारे में कि कफ क्या होता है, कफ का नेचर कैसा होता है, कफ से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी में, कौन कौन सी बीमारियां जो है वो हमारे शरीर को लग जाती हैं अगर हमारी बॉडी में कफ तत्व बढ़ जाता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि देखिए, ये थोड़ा सा समझने वाला और गंभीर विषय है। अ, हमारी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त और कफ। और इनके बढ़ने से, जैसे वात बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कफ के बारे में। तो कफ बढ़ने से क्या होता है, 20 प्रकार के रोग होते हैं। 20 प्रकार की बीमारियां जो है बढ़ जाती हैं, लग जाती हैं हमें अगर हमारी बॉडी में कफ जो है बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में अगर कफ बैलेंस रहेगा तो हम इन 20 प्रकार की लगने वाली बीमारियों से क्या है, बचे रहेंगे। अब सबसे पहले कफ होता क्या है, कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। देखिए, तो वात, पित्त और कफ 3 पार्ट्स में हमारी बॉडी होती है डिवाइड। तो कफ की हम चर्चा कर रहे हैं। अब कफ का जो एरिया होता है हमारी बॉडी में, कौन सा एरिया होता है, हमारी चेस्ट रीजन से लेके ये पूरा मस्तिष्क तक का, यानी चेस्ट रीजन से लेके ब्रेन के ऊपर तक का जो एरिया है वो क्या है, हमारा कफ प्रधान है, यानी कफ वाला एरिया है। तो इस एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्या होगी, कफ के कारण होगी, कफ बढ़ने के कारण होगी, है ना। कफ के या फिर कफ के असंतुलित बढ़ने घटने, इम्बैलेंस होने के कारण जो है ये सब बीमारी होगी, चेस्ट रीजन से लेकर मस्तिष्क के ऊपर तक। ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा कफ का एरिया। अब हम बात करते हैं कि कफ का नेचर कैसा होता है, कफ की प्रवृत्ति कैसी होती है, या कफ की नेचर, प्रवृत्ति, गुण कैसे होते हैं, है ना, कार्य क्या है कफ के, क्या करता है। तो देखिए, कफ की जो प्रवृत्ति होती है, कफ होता है ठंडा, कफ होता है ठंडा, स्निग्ध होता है ना। और स्निग्ध मतलब चिकना होता है, चिकनाहट होती है कफ के अंदर, काफी ठंडा होता है, चिकनाहट भरा होता है, मधुर होता है यानी मीठा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारीपन होता है कफ के अंदर। क्या होता है, भारीपन होता है, यानी भारीपन होना, ठंडा होना, मधुर यानी मीठा होना, और क्या है, भारीपन होना। ये सारे क्या है, कफ का नेचर है। कफ का नेचर ऐसा होता है। अब अगर हम बात करें गति की, तो कफ का जो मूवमेंट है वो क्या होता है, धीरे होता है, यानी कि मंद होता है। कफ की गति जो होती है हमारे, वो बहुत धीरे धीरे होती है। यानी अगर हम बात करें हमारी बॉडी में, क्या कफ की जो गति कैसी होगी, धीरे धीरे होगी। क्यों, क्योंकि इसका ये क्या है, इसका लक्षण ही ऐसा, इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी, इसका नेचर ही ऐसा है कफ का, है ना। और ये बनता कैसे है, ये 2 तत्वों से मिलकर बनता है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। इन 2 तत्वों से मिलकर बनना होता है ये, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो अब हम देखो, एक चीज हमने जानी कि कफ बना होता है जल तत्व और पृथ्वी तत्व से। तो ऐसी चीजें, ऐसा भोजन जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है, जिसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है, उन भोजों का सेवन हमें नहीं करना है। वो भोज्य पदार्थ या ऐसा फूड हमें नहीं खाना जिसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा है या पृथ्वी तत्व की मात्रा जो है बहुत ज्यादा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कफ कारक चीज़ें कौन कौन सी जो हमें नहीं खानी है। अब कफ का नेचर कैसे, ठंडा, तो ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ठंडी पदार्थ नहीं जो है हमें नहीं खाने हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा फूड या ये ठंडा पानी जो है हमें नहीं लेना है ना। क्योंकि कफ का नेचर क्या है कि शीत है। तो ये अगर हम ठंडी चीज़ें लेंगे तो क्या है, कफ हमारा बढ़ जाएगा। फिर इसी तरह क्या है कि मधुर होता है कफ का नेचर। तो क्या है, मीठी चीज़ें नहीं लेनी है, यानी मीठे पदार्थ, मिठाइयों का सेवन नहीं करना, या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं खानी है भोजन के अंदर। तो इससे क्या, अगर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे तो हमारा कफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो मीठी चीज़ें नहीं खानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्निग्ध, स्निग्ध होता है तो क्या है कि चिकना भरी तरल पदार्थों का सेवन नहीं करना है, चिकनाहट वाली चीज़ें हमें नहीं खानी है। जिन व्यक्तियों का कफ बड़ा होता है उन्हें हम ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, है ना। चिकनाहट वाली चीज़ें नहीं देंगे, ठंडी चीज़ें नहीं देंगे, भारी चीज़ें नहीं देंगे जो बहुत ज़्यादा हमें भारी भारी लगेगी। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के कफ बड़ा होता है वो जैसे कई बार कुछ हम खाते हैं तो हमें बहुत भारी भारी सा लगता है, ये चेस्ट रीजन पे भी बहुत भारी भारी लगने लगता है। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में कफ जो है इम्बैलेंस है, कफ बढ़ा हुआ है ना। तो ये सब क्या है, इन चीज़ों का, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। अब हमने एक चीज़ देखी कि कफ की जो गति होती है, मूवमेंट होता है, वो होता है स्लो, यानी बहुत धीरे धीरे होता है।
उसकी गति धीरे धीरे होती है। तो इसको अगर हम सिर्फ अपनी बॉडी पर लें तो क्या है कि जिन लोगों का कफ बढ़ जाता है, तो जैसे कि अब कफ से रिलेटेड होने वाली बीमारी कौन सी है, हमारा कफ बढ़ गया है तो बॉडी में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा, ठीक है। हमें कफ जो है यानी कि कोल्ड, नज़ला, सर्दी, जुकाम, ये चीज़ें हमें जल्दी जो है कैच होंगी, जल्दी हम इन चीज़ों से, इन बीमारियों से जल्दी जो है हमारी बॉडी जल्दी से हम इन बीमारियों से हमारा शरीर जो है वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, लग जाएंगी, ये सारी हमारी बीमारियाँ हमें जल्दी घेरेंगी, है ना। नज़ला, जुकाम, सर्दी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये क्या है, कफ ये कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो ये सब होंगे। इसके अलावा मोतियाबिंद की समस्या, यानी मोतियाबिंद आपने देखा होगा आजकल मोतियाबिंद की समस्या भी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, तो ये भी क्या कफ बढ़ने से होता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, चेस्ट से लेकर मस्तिष्क तक के ऊपर तक का जो भी बीमारियां हो रही हैं वो क्या है, कफ बढ़ने के, कफ के असंतुलित होने से, इनबैलेंस्ड होने से ये सब बीमारियां हैं। छाती में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई है, आपका लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है ना, तो ये क्या है, ब्लॉकेज हो गई है, तो ये क्या, कफ बढ़ रहा है। डायबिटीज़ हो गई है, डायबिटीज़ भी कफ बढ़ने से ये एक प्रॉब्लम है ना। डायबिटीज़, मोतियाबिंद, कान सुनना या कानों में आवाज़ आना, झंझनाहट सी होना, है ना, तो ये, और मुंह से बलगम निकलना, कुछ भी खा रहे बलगम निकल रहा है ना। और इसका एक फ़र्क है कि हमारा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि ठंडा पानी इसीलिए नहीं पीते हैं या ठंडी चीज़ इसीलिए नहीं खाते हैं क्योंकि कफ के अंदर जल तत्व है ना, तो हमें क्या है, इसीलिए हम बोलते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम जो होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हमें गर्म चीज़ें लेनी चाहिए, गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ठंडी चीज़ें लेंगे तो कफ बढ़ जाएगा। कफ का नेचर मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया कि कफ का नेचर ऐसा, तो जैसा कफ का नेचर है उससे संबंधित चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना है। अगर वो चीज़ें हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में कफ की मात्रा बढ़ जाएगी, और आपको पता है कि कफ बढ़ने से 80 प्रकार के रोग होते हैं, 80 प्रकार की बीमारियां हमारे 80 नहीं 20 प्रकार के रोग जो हैं कफ बढ़ने से हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कफ बढ़ने से 20 प्रकार की समस्या होती है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब छोटी सी बात और समझ लेंगे कि अगर हम देखें कि हम कैसे पहचानेंगे कि कफ, इस व्यक्ति की जो है कफ प्रवृत्ति है, तो कैसे पहचानेंगे। उन लोगों की त्वचा काफ़ी ड्राई होती है, स्किन काफ़ी ड्राई होगी, है ना, स्किन जो है रूखा होगा, उसमें ड्राइनेस होगी। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच होते हैं। इसके अलावा लेजीनेस होती है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जिन लोगों की कफ प्रवृत्ति होती है उनके अंदर तम गुण, तामसिक गुण बड़ा होता है। 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक गुण जो होता है वो लेजीनेस लाता है, तो तामसिक गुण जो है वो बड़ा होता है कफ प्रवृत्ति वालों में, इसीलिए वो क्या है, आलसी होते हैं। वो करना तो चाहते होंगे फिजिकल एक्टिविटी करना, लेकिन क्या है, बहुत आराम, बहुत लेजीनेस उनमें होती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेस फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम करते हैं वो, और एक रीज़न ये भी है। अब अगर हम आ जाएंगे, हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। कफ बढ़ने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्योंकि ये तो एक कॉमन सी बात है, हर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमारा शेड्यूल कैसा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जाग रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, खाने के बाद हम कैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार का भोजन हम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। किसी भी वर्कआउट के बाद, या फिर हम कह लें यौगिक अभ्यास, योग विशेष तौर पर अगर हम योग कर रहे हैं, योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आपने 1 घंटा योगाभ्यास करा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाद में कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, क्योंकि युक्त आहार, युक्त विहार, दोनों एक दूसरे से क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेट करते हैं, रिलेशन है दोनों का। खान पान और हमारा भोजन कैसा है, हमारा योगिक अभ्यास कैसा है ना, तो ये दोनों का मेल है। तो तभी फायदा है जब आपका खान पान अच्छा हो, लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो, ठीक है, पहली चीज़। तो लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ा रीज़न है कफ बढ़ने का, या हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। दूसरा अगर हम कहें तो दूसरा कारण क्या है कि पृथ्वी और जल तत्व वाले फूड जो है वो हमें नहीं लेने हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जिनमें जल तत्व यानी कि
वाटर बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा है, स्वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो सेवन है, उन पदार्थों को, उन भोजन का सेवन जो है वो हमें कम करना है। कम करना है अगर हमें कफ से संबंधित समस्या है, प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा मैदा जो लोग खाते हैं, मैदा खाने वालों का भी कफ बढ़ता है। तो ज़्यादा मैदा, फास्ट फूड, इन चीज़ों का सेवन जो लोग करते हैं उनका कफ बड़ा होता है, ये एक रीज़न है। इसके अलावा लेस फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग बहुत कम लेस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनका भी कफ बढ़ जाता है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं हो रही है ना। ये तो एक मेन रीज़न है, और ये सभी बीमारियों का मुख्य कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी। और अगर हम बात करें तो जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण क्या है, कफ बढ़ता है। ये मैंने आपको कुछ रीज़न बताए, ठीक है। अब हम आ जाएंगे कि योग के अंदर ऐसे कौन से प्राणायाम हैं, जो प्राणायाम आप कम से कम 10 मिनट अगर आप करते हैं तो मैं 100% इस चीज़ की गारंटी है कि आपका ईमानदारी के साथ, लेकिन कभी आप कहें कि आपने 10 मिनट अभ्यास किया फिर आप मेरे को कहेंगे, कमेंट करेंगे कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। डिपेंड करता है, और कोशिश करें कि योग शिक्षक के अंदर में ही आप योग अभ्यास करें, है ना। तो 3 प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि हमारी बॉडी में गर्मी लाता है, ऊर्जा लाता है, और कफ क्या है, ठंडा है, तो हमें ऊर्जा लानी है, हीट लानी है बॉडी के अंदर। तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं भस्त्रिका प्राणायाम के। और हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से प्राणायाम हमें करने हैं कफ को कम करने के लिए या बैलेंस करने के लिए। तो फर्स्ट इज भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद हम कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। कपालभाति क्रिया है, ये क्रिया मैं आपको बताऊंगी अभी, ये प्राणायाम करके बताऊंगी कि कैसे करने हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी तंत्र के लिए तो बहुत अच्छा प्राणायाम है ये, नर्वस सिस्टम के लिए भी। ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पैरालाइज हो जाना, हमारा ट्यूमर वगैरह होना, है ना, और नर्व बहुत ज़्यादा, हमारे नर्व्स में पेन होना, तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति क्रिया और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन तीनों का अगर आप कम से कम 10 मिनट किसी भी एक का कर लें, तीनों कर सकते हैं डेली तो बहुत अच्छी बात है। किसी एक प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कम से कम मात्र 10 मिनट तो करिए अपने लिए। 10 मिनट का समय तो आप निकाल ही सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब आप करना कब है, अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्या होता है, एक गोल्डन टाइम पीरियद होता है जो प्रातः काल का समय होता है, और हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी इसके बारे में चर्चा है ना। तो इसीलिए प्रातः काल जो होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है इसके लिए। और अगर आप नहीं उठ सकते हैं या किसी कारणवश आपकी लेट नाइट जॉब है या नहीं हो पा रहा है, तो आप शाम के टाइम या किसी भी समय जो है खाना खाने से पहले जो है इनका अभ्यास कर सकते हैं, है ना। अब कैसे करने हैं, सबसे पहले हम मैट पर किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे। ये जो मैं बैठी हूँ ये सुखासन है, इसे बोलते हैं सुखासन, यानी कि आलती पालती। अब जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लगा लेंगे, और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर ले जाएं, और लंबा गहरा श्वास अपनी नासिका से, दोनों नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करेंगे। पूरा ध्यान श्वासों पर ले जाएं। धीरे धीरे आपने अपने मन को स्थिर कर लिया, शांत। पूरा ध्यान श्वासों पर। शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों नासिका से श्वास लें, श्वास छोड़ें। पहले धीमी गति से करेंगे। दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। पेट का मूवमेंट नहीं होगा, खाली आपका चेस्ट रीजन हिलेगा। इसके अलावा जो मध्यम गति से कर सकते हैं, मीडियम, तो इस तरह करेंगे। जो लोग फास्ट कर सकते हैं वो फास्ट करेंगे।
एक्सेल करते हुए रिलैक्स। पूरा ध्यान श्वासों पर रहेगा प्राणायाम करते समय। जिन लोगों के बैक में पेन है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। इसके बाद लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ये हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम। इसके अलावा दूसरी क्रिया कपालभाति क्रिया। श्वास भरना है, पेट को अंदर तानना है, श्वास छोड़ते हुए पेट बाहर। समझ लेंगे, धीरे धीरे करने का प्रयास करें। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। खाली उदर का मूवमेंट, पेट का मूवमेंट। श्वास लेते हुए पेट अंदर खींचे, श्वास छोड़ते हुए पेट बाहर। एक्सेल एंड रिलैक्स। पूरा ध्यान आपका अपनी क्रिया पर रहेगा। कपालभाति क्रिया डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। लंबा गहरा श्वास। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बाई नासिका से श्वास धीरे धीरे भरें। दाई नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। फिर उसी नासिका से श्वास भरें। अपोजिट नॉस्ट्रिल से, अपोजिट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। फिर दोबारा इसी नासिका से श्वास भरें। अपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। इसी क्रम में लगातार श्वासों पर ध्यान रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास। मन शांत और स्थिर हो गया है, इंद्रियां एकदम स्थिर हो गई हैं, मन आपका शांत स्थिर हो जाता है प्राणायाम का अभ्यास करने से। प्राणायाम की प्रैक्टिस में इतनी शक्ति होती है कि हमारा मन स्थिर हो जाता है, शरीर में ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कफ को कम करने के लिए तीनों प्राणायाम। एक बार ओम का उच्चारण कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं, शांत महसूस कर रहे हैं, तनाव से दूर, स्ट्रेस से दूर। प्राणायाम में इतनी पावर है, हमारी प्राण शक्ति शरीर की बढ़ जाती है। और आज के समय में कोरोना काल में प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से सभी समस्याओं के लिए, हर बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो ये हमने जाना, ये 3 प्राणायाम जो हमारे कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, कफ को बैलेंस रखने के लिए, कफ बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, बैलेंस स्थिर करने के लिए, संतुलित करने के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसी तरह योग का अभ्यास करते रहिए। योगी प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाओं, आसन, इन सब का अभ्यास आप करते रहिए। योग का अभ्यास विशेष तौर पे करिए और अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, चाहे आप 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट, क्योंकि आज के टाइम में अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। ये आज की जनरेशन को, आज के आधुनिक युग में हमें ये समझने की ज़रूरत है कोरोना काल के अंदर। तो अपने लिए टाइम निकालिए, योग शिक्षिका के अंदर में ये प्रैक्टिस कीजिए।
तो मैं आशा करती हूँ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें विशेष तौर पर, और इस जानकारी को अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को भी दीजिए और उन्हें योग से जोड़िए। सबसे पहले स्वयं योग से जुड़ें और फिर लोगों को भी योग से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आशा करती हूँ आप योग का अभ्यास करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आपका बहुत बहुत थैंक यू।